के अंदर अब ये हेल्थ के ऊपर बीमारी, चिकित्सा विज्ञान एक्चुअल में अगर थोड़ा बहुत हम अध्ययन करते हों, तो हम ये देखेंगे कि ये इतनी बड़ी फ़ॉल्सहुड फैली हुई है, बीमारियों को और उनके प्रति क्या दृष्टिकोण है उसको लेके। एक कोई राइटर है, मेरे ख्याल से इवान इलिच नाम करके है, उसने मेडिकल नेमेसिस ये पुस्तक निकाली। मतलब जितना आज तक कोई भी महामारी आई है या किसी ने भी इतनी मृत्यु के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, जितना कि जो इनका इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। अपने आप में इससे बड़ी महामारी नहीं है, जो ये जाँच कर रहे हैं या कान में आपके धीरे-सी डॉक्टर एक ऐसी बात कहता है कि आपकी जो नेचुरल हीलिंग पावर है शरीर की, एकदम वहाँ उस वातावरण में खत्म ही हो जाती है। तो आप उससे आराम से बाहर आ सकते थे, पर वो एक आपके असाध्य रोग हो गया। मतलब वहाँ नहीं जाते, अपने घर पे रहते, तो एट लीस्ट कम से कम बॉडी की नेचुरल आपके हीलिंग क्षमता है, उसमें फ़ेथ है अपने आप के अंदर, वो इतना नुकसान नहीं होता। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा फ़ॉल्सहुड चारों तरफ फैला हुआ है इसके नाम पे। और इसने एकदम हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, जीवन को इतना तकलीफ में मेडिकल नेमेसिस। शुभ दीपावली भैया। जी, आपको भी। ये नेमेसिस नाम है इसका। मतलब यदि भगवान आपसे नाखुश हों और वो आपके ऊपर अभिशाप दें, तो आपको मेडिकल व्यवस्था दे देते हैं, ये लिखा। और वो इतना मुश्किल है, उसने उसका जो विचार है पर इतना गहरा है, मतलब एक व्यक्ति इन गहराइयों में कैसे जा सकता है? ऐसी भाषा के अंदर है, इस तरीके से है। पर ये हेल्थ वाला तो जितना कहें उतना कम है। माँ श्री अरविंद ने तो बार-बार, बार-बार, पर इसके ऊपर कोई विशेष काम दिख नहीं रहा। इतनी व्यापक रूप से ये फ़ॉल्सहुड फैली हुई है, ये डॉक्टरों की और की, ये तो कैसे इससे बाहर निकला जाएगा? तो इसीलिए उसने लिखा मेडिकल नेमेसिस। जब आपसे नाराज़ होता है भगवान और आपके ऊपर कोई ऐसा दंड भेजता है, आपके ऊपर शाप भेजता है, तो मेडिकल सिस्टम भेज देता है। बीमारी अनावश्यक रूप से लंबी बना दी जाती है और जिसका अंत प्रायः ही जितना अपरिहार्य है, उससे अधिक बार मृत्यु में होता है, क्योंकि रोगी का मन उसके शरीर की बीमारी को प्रश्रय देता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। तो एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सहज रूप से आपकी निकल सकती थी, आप आराम से उसको ओवरकम कर सकते थे, जीत सकते थे, वो धीरे सी आपके तो थायरॉइड है, ये आपको जीवन भर ये लेना पड़ेगा। आपके शुगर हो गई, अब ये तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी ये दवाई। आपके बीपी हो गई, आपके ये हो गई। अरे ये सारी की सारी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं। इनमें थोड़ा बहुत इधर आप फेर-बदल करते हो या फिर इसके अंदर शरीर में हम क्या डाल रहे हैं, उसके जो एक्चुअल कारण हैं उसके ऊपर नहीं जा रहे। भई इस समय दिल्ली की जिस तरीके की स्थिति है, उसमें आप डॉक्टरों के पास भागो। ओवरऑल यदि देखा जाए तो वहाँ समस्या तो आपके लंग्स की थोड़ी है, समस्या तो बाहर की है। अब इसमें बेचारे लंग्स क्या करेंगे, चाहे आजीवन आप दवाइयाँ लेते रहो। बड़ा तो एटलीस्ट बड़ा तो हो गया, बच्चा जो है, अपने शरीर के वेट के अनुसार जितना पॉइज़न ग्रहण कर रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की स्थिति है। तो कब तो वो बड़ा होगा, कब क्या होगा? ये जितना ही मैं इसके विषय में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, क्योंकि इसके विषय में हम हर सप्ताह चर्चा करते हैं। यहाँ जो औषधालय चलता है अपना, माँ ने श्री अरविंद ने इसके ऊपर कि भई एक इंटीग्रल हेल्थ केयर सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए, जिसका किसी एक पद्धति के ऊपर आग्रह न हो। जिसके अंदर एलोपैथी को कभी इन्होंने कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखा माँ श्री अरविंद ने। उन्होंने कहा भई ये पद्धति
अच्छी नहीं है। आयुर्वेद सबसे अच्छा है, होम्योपैथी ठीक है, पर ये तो शरीर के साथ वायलेंस करता है। पर एक ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर वातावरण है वो ऐसा विषाक्त न हो, जिसके अंदर और अभी तो आयुर्वेद के अंदर भी, भई आयुर्वेद के अंदर आपको घटक नहीं मिलते, समस्या तो ये है। इसलिए डॉक्टर कहेगा भी आप जा तो रहे हो वैद्य जी के पास में, पर मेरी दवाई ज़्यादा सेफ है उससे, क्योंकि वो आपको पीस के इसके अंदर पता नहीं क्या डाल के देगा, स्टेरॉइड दे देगा या क्या दे देगा। एट लीस्ट मैं कम से कम बता के तो दे रहा हूँ आपको कि ये वाली चीज़ दे रहा हूँ। वो जो है आपको पुड़िया के अंदर जो बाँध के देगा उसका न तो उसको मात्रा, न कुछ और, कुछ भी दे देगा वो तो आपको। फिर आपको भस्म जैसी कोई चीज़ दे देगा, मेटेलिक कोई भी जो चीज़ें हैं, प्रॉपर तरीके से भई हम कोई चीज़ बना ही नहीं सकते, हमारी ऐसी स्थिति है। किसी मेटल का शोधन करना, आप कहेंगे लो भस्म या ये भस्म, मेटेलिक कोई भी आप भस्म बनाएँगे, वो किडनी को खत्म कर देगी। ये तो अच्छी बात है, ख़ैर ये पूरी बनाते ही नहीं या बनाते ही नहीं वो, उसके नाम से जो बेचते हैं सो बेचते हैं। तो अब बताओ मतलब क्या हो रहा है ये? एक व्यापक स्तर के ऊपर हम इसको समझ नहीं पा रहे कि हेल्थ के ऊपर काम करना कितना आवश्यक है। मूलभूत तरीके से पहले तो इस समस्या को समझी जाए। फिर बाद में यदि आप आयुर्वेद की या किसी की भी बात करते हो उसके घटक नहीं मिलते, लाओ कहाँ से ओरिजिनल चीज़? ये एक समस्या है, इसलिए वो चीज़ें काम नहीं करती। अगर घटक बड़ी मुश्किल से जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, अपने पास करीब 900 पेशेंट हर सप्ताह है संडे छोड़ के, संडे की छुट्टी है। जिसमें अपनी कोशिश फिर बाद में ये रहती है भी इसके अंदर ये दवाइयाँ हैं, नए परीक्षण ये करने चाहिए। इसके अंदर क्या बीपी के अंदर कैसे किया जा सकता है, शुगर में क्या किया जा सकता है? और कंट्रोल्ड तरीके से अपने ही लोगों के बीच में वो परीक्षण करके देखते हैं, हाँ, इससे फ़र्क पड़ रहा है, इससे इसमें भी फ़र्क पड़ रहा है। ये तो अगर प्रॉपर कोई व्यक्ति हो, हमारे ग्रंथों में तो सारी की सारी चीज़ें हैं भई। कितना उसको किस तरीके से वो लेते थे, क्या दृष्टिकोण था इसके विषय में। अब तो यदि आप ध्यान से देखें, माँ श्री अरविंद की हम ये पढ़ ज़रूर लेंगे, पर इतनी गहराई में आपको कल्पना से परे है, ये कह क्या रहे हैं श्री अरविंद? कारण क्या है कि हम मान बैठे हैं भी शरीर तो ऐसा ही है, बीमारी का स्वरूप तो यही है। हम ये मान बैठे और इतना हमको ठूस-ठूस के बचपन से भर दिया गया है और चारों तरफ का वातावरण इस तरीके का है, कि आप ये मान भी लो तो ये वातावरण आपको मानने के लिए ये मौका नहीं देता। तो इसलिए मैं एक ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ। दूसरे इसके अंदर ये हम चिकित्सा वाला पढ़ लेंगे, इससे पहले मैं कुछ आपसे शेयर कर देता हूँ, उस बैकग्राउंड के ऊपर। हाँ, इसमें आप कुछ कहना चाहते होंगे, आपका भी कोई तो अनुभव रहा होगा, रविकांत जी। क्या है अनुभव तो यही है कि माँ श्री अरविंद की बात को हम लोग मानते ही नहीं है। मैं जब बीमार हुआ था तो जब मेरी ये गैंग्रीन हुई थी अभी 2 साल पहले तो मेरे से सभी लोगों ने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मगर आदमी नरक में जाके गिर जाता है, सोचता ही नहीं है, वो नेगेटिविटी में चला जाता है। मगर अल्टीमेटली ठीक आदमी पॉजिटिव एटीट्यूड होने से ही होता है। भगवान के उससे जब हम सरेंडर करते हैं तो तभी वो मिरेकल होता है, चमत्कार होता है और आदमी ठीक होता चला जाता है। इसका मेरा अनुभव यही है कि आज से कई साल पहले आलोक पांडे मेरे यहाँ आए थे। अब 20 साल पहले करीब 15 साल तो मैंने उनसे कहा ये खाँसी हो रही दवाई ले ली? कहने नहीं मैं कोई दवाई मैं नहीं लेता हूँ। मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगा और सवेरे उठे तो उनकी खाँसी ठीक थी। वो कहने मैं कभी दवाई नहीं खाता हूँ। तो उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है। और एक चीज़ बस मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप अपनी स्टेरॉइड्स की बात करी थी, इतने बेवकूफ़ किस्म के भी लोग हैं कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाई कभी नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर उसमें स्टेरॉइड्स मिला के देते हैं और इसलिए वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो कभी-कभी तो बड़ा सुन के त आश्चर्य और होता है और गुस्सा भी आता है। मगर दुनिया है, किसी को कैसे समझाएँ कि ऐसा नहीं है। और ये जो मेडिकल साइंस वाले हैं, ये बदनाम कर देते हैं आयुर्वेद को कि इनकी ये रिकवरी में ये मिला देते हैं, रामदेव जी ये मिला देते हैं, वो ये मिला देते हैं और आयुर्वेद नुकसान देती है। जबकि आयुर्वेद से बढ़िया तो कोई चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व में नहीं है। हाँ, नहीं निश्चित, निश्चित, जी, निश्चित है। बल्कि
जी पर हाँ। घटक कहाँ से लेके आओगे? आयुर्वेद की समस्या तो ये है ना, जी। भई आपने खेती करी, पर वो खेती भी आप यदि केमिकल वाली खेती कर रहे हो, जैसे आपने अश्वगंधा लगाई, अब अश्वगंधा का प्रोडक्शन ज़्यादा है या जो भी कोई खेती के संबंधित तुलसी लगाई या जितनी-जितनी ये फसलें हो रही हैं, वो सारी आपने फसलें लगाई। अब या तो वो फसल ऐसी है जो अपने नेचुरल उसके अंदर हो रही है, जंगल में हो रही है साहब, आपके पास कोई उपाय नहीं है वहाँ। बाकी तो देखो आप ये जितने ड्राई फ्रूट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, कि कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से डालते हैं वो दवाइयाँ। आप कह रहे हो मैं तो हेल्थ के लिए ड्राई बादाम खाता हूँ। अरे आप तो बादाम खा रहे हो, उसके ऊपर तो स्प्रे हो रहा है ऊपर से। तो अब इससे कैसे बचा जाए? समस्या तो ये है और इस सारों के मूल के अंदर है यूटिलिटेरियनिज़्म। माँ ने कहा ये पिछले 100 सालों से, आज माँ को ही कितने बरस हो गए उस बात को कहे। वो कह रही है यूटिलिटेरियनिज़्म जो है, वो खा गया हर चीज़ के अंदर कि मैं इससे क्या लाभ उठा लूँ। उसको कोई मतलब नहीं है, गेहूँ करके दे रहा है और इतना केमिकल उसके अंदर डाल रहा है कि पशु भी उस खेत के अंदर नहीं घुसना चाहता, आप ये देखिए। जो चारा हम बनाते हैं, यहाँ फसल उगा के और बाहर से जो चारा हम मँगाते हैं, पशु के सामने यदि दोनों रखे जाएँ, वो हमारा वाला इतना चाव से खाएगा, एक उसका दाना नहीं छोड़ता और बाहर से मँगाओ उसको बिल्कुल सूंघ के अलग कर देता है। ये अंतर है, आप ये देखिए। तो अब इसमें आयुर्वेद क्या कर लेगा? क्या गलती है आयुर्वेद की? एक कंपनियाँ जो कर रही हैं, वो तो ख़ैर व्यापारिक पर्पज़ से कर ही रही हैं। आप बाज़ार से घटक ले भी आओगे, अच्छा मतलब प्रामाणिक क्या आप, कि भई ये ब्रांड है या इतना पैसा है। नॉर्मल जो आपके स्पाइसेज़ हैं, वो ही शुद्ध नहीं मिल रहे। इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये जो ऑर्गेनिक हाँ, एग्रीकल्चर हैं, हाँ, का मैं आपकी नॉलेज में आज पहली बार डाल दूँ कि दुनिया की कोई भी मशीन प्रामाणिक नहीं कर सकती। ये तो सिर्फ़ आदमी की गुडविल पे ही बिकेगा। क्योंकि हाँ, मैं यही तो। हाँ, कोई इसका वो नहीं है कि कोई मशीन नहीं है कि ये ऑर्गेनिक चेक हाँ, कर। नहीं जानते हम ये, क्योंकि हम तो जी हाँ, इतने साल से प्योर यहाँ जी हाँ, ऑर्गेनिक मुझे मालूम इसीलिए तो है। इतनी मैं जी हाँ जी, इसका कोई इसीलिए सिर्फ़ तो इतनी गुडविल पे मेहनत चलेगा। कर रहे हैं ये। जी हाँ जी। सही कह रहे हो आप। पर इसमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य की ज़रूरत है कि बॉडी के से संबंध में कैसे देखें हम? इसमें बस एक जानकारी और देना चाहता हूँ सभी श्रोताओं के लिए कि सिक्किम जो है, वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक प्रदेश जो है वो डिक्लेयर हो गया है, कई साल पहले। वहाँ कोई भी हुँ, केमिकल यूज़ नहीं होता है। हाँ, तो अच्छी बात है। जी हाँ। ये तो अच्छी बात है। बाकी तो जहाँ तक आप आयुर्वेद की या इसकी बात करेंगे, इसमें घटक कहाँ से लेके आओगे? आयुर्वेद की गलती थोड़ी है भई। मैं जी। आपको कहूँ कि ये 4 मसाले आप जो है ना, ये अच्छे रहेंगे, ये मिला के ले लो, पर वो चारों के अंदर विष भरा पड़ा है। अब आप जाओ तो जाओ कहाँ, समस्या ये है। जी हाँ। और ये स्थिति के अंदर हम मेहनत करके स्वयं पहुँचे हैं, प्रकृति ने तो करी नहीं ये स्थिति। ये सारे तो हमारी जो बिना बुझने वाली जो ये क्षुधा है, प्यास है, कामना है, वो हमको लेके आ गई यहाँ और फिर भी हम इसको प्रगति के मानक बता रहे हैं, ये एक विचित्र बात है। पर इसका जी रास्ता हाँ। यहाँ से नहीं हो सकता है, ऐसे ग्रुप हैं जिनको सचेतन होना पड़ेगा, जिनको माँ श्री अरविंद का विज़न समझना पड़ेगा और ये मूलभूत काम करने पड़ेंगे। ये कहने से कि भई माँ के ऊपर ही हम आ जाएँ या ये इससे नहीं, अपने को इसके उत्तर देने पड़ेंगे, शिक्षा में उत्तर देना पड़ेगा, चिकित्सा में उत्तर देना पड़ेगा। एक समाज के अंदर आप कैसे किस तरीके से रहते हो, आध्यात्मिक आधार के ऊपर कोई समाज कैसे चल सकता है, इसका उत्तर देना पड़ेगा। आपकी संस्कृति के संबंध में उत्तर देना पड़ेगा। आपके बाहरी जीवन का, ओकल्ट जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का, उन सब का उत्तर जब तक हम नहीं देते, तब तक बातें-बातें हैं। ये सब बिल्कुल बातें हैं और हमको कम से कम कोई ये कहे कि मेरे को श्री अरविंद के माँ के विज़न के लिए अरे! इतना-इतना उन्होंने कहा, इसके लिए प्रैक्टिकली क्यों व्यक्ति ठिठक रहा है? करने को तो इतना काम है। ये करने की चीज़ है। ये ही करने की चीज़ है। तो यहाँ अपन औषधियाँ ग्रो भी कर रहे हैं। मेरा एक और एक्टिविटीज़ के अंदर ये भी है कि कहाँ से ये प्योर मिल सकती है, वो अपन कोशिश करते हैं प्रोक्योर करने की। यहाँ से मिल सकती है, यहाँ से, ये वाली चीज़ यहाँ से मिलेगी। ये गुलाब जल यहाँ से मिलेगा नहीं, आँख में डाल थोड़ी सकते हो आप। कहाँ से डाल लो आप?
उसकी बजाय न डालो तो ठीक है, वो डाल के आपको पता चले ये तो और इसने गड़बड़ कर दी। डॉक्टर कहता है आपको थोड़ी अनार खानी चाहिए। आप यदि ध्यान नहीं दो, आपके कई के तो ऐसे रिएक्शन होते हैं, खुजली आनी शुरू हो गई, उसके रैशेज़ होने शुरू हो गए। वो कहता है यार मैंने तो ऐसा कुछ खाया नहीं। वो ये समझ ही नहीं रहा कि तेरे ये रोग का घर ही तेरा भोजन है और तू उसी से ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आप यदि बिना ध्यान दिए यूँ ही कुछ भी कि ये ब्रांड अच्छा है, ये वाला अच्छा है जी, कुछ नहीं, इससे तो जितनी दूर रहा जाए उतना ठीक है। तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ और फिर बाद में अपन कुछ ये लेते रहेंगे। बाकी जिस तरीके का हम हमारे अंदर ठूँस दिया गया है, ये कैसे ये निकले, माँ श्री अरविंद की वाणी समझ नहीं आ सकती ये। और जो लोग ये खूब कहते भी हैं इसके विषय में, उनके जब कोई ऐसी समस्या हो या कोई ऐसी बात हो, वो खुद वैसी ट्यून के ऊपर डांस करते मिलेंगे। और जब तक ठीक है, तब तक ठीक है। इसीलिए कोई मूलभूत काम हमको इस फ़ील्ड के अंदर नज़र नहीं आ रहा, कि कोई इंटीग्रल इसके अंदर अप्रोच हो। भैया जहाँ इमरजेंसी की बात है, आपको टाँका लगाना पड़ेगा, तो वहाँ टाँका लगाना पड़ेगा, इसमें बात क्या है? मैं ये पूर्वाग्रह कि नहीं एलोपैथी में नहीं जाना चाहिए, अरे एलोपैथी भी तो बच्चा है इसका। शल्य चिकित्सा तो कितनी ज़्यादा यहाँ डेवलप्ड थी, तो उसको आप क्या नाम देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अप्रोच की बात है वो तो। ये सारों का एक इंटीग्रल अप्रोच, कि होलिस्टिक अप्रोच कि कैसे इसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, कैसे ये ठीक रहे या कैसे ये हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखे। शरीर को रोग आने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये मैं कुछ इसमें जाएँ उससे पहले मैं ये आपसे एक आध चीज़ शेयर करता हूँ। वो अपने को थोड़ा बैकग्राउंड बना देगी। कुछ विचार दे देगी अपने को, कि इसमें काम क्या चीज़ कर रही है। ये आपके पास योगी कृष्ण प्रेम पुस्तक है। इसमें 119 नंबर एक तो ये है। इसमें कोई चर्चा चल रही है इसके बीच में जैसे कि फ़ेथ खाली आपने ये मान लिया, ये कृष्ण प्रेम के प्रसंग में है। समझाने के लिए मैं एक दृष्टांत दूँगी, यहाँ मैं बीच से शुरू करता हूँ। जब गोपाल ने सर्वप्रथम मतलब कृष्ण प्रेम को यशोदा माँ गोपाल बोलती थी। गोपाल ने सर्वप्रथम मुझे गुरु बनाना चाहा, तो मैंने उसे बताया, मैं तुम्हें तभी स्वीकार कर सकती हूँ, जब तुम मुझसे वादा करो कि यदि पूरे जीवन भर भी तुम्हें अब और आध्यात्मिक अनुभव न हो, तो भी तुम छोड़ोगे नहीं। ये बात बड़ी सीधी सरल सी लगती है, पर हमारे साथ तक तो आज तक तो घटित हुई नहीं। जितना सिंपल सेंटेंस है ये कि मैं तुम्हें तब स्वीकार जब वो सबसे पहले आए वहाँ और उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, तो यशोदा माँ ने कहा कि मेरी ये शर्त है। अगर ये शर्त स्वीकार करते हो तो मैं तेरे को स्वीकार करूँगी कि आज के बाद जीवन भर अब और कोई आध्यात्मिक अनुभव तेरे को नहीं होगा। तेरे को स्वीकार है क्या ये? ये कंडीशन। ये हमारे साथ अभी तक नहीं हुई है इसलिए ये मान बैठना कि हाँ, हम समझ गए, ये गलती न कर बैठे हम। वो चीज़ें जब वास्तव में हमारे जीवन में अराइज़ होती हैं, तब हम क्या निर्णय लेते हैं, इतने हम सारे मैच्योर हैं। इसलिए हम वास्तव में जो मूल्यवान चीज़ें हैं, उनका मूल्य समझना शुरू करें एक तो, कि ये एक-एक लाइन की बातें नहीं हैं, ये बहुत जीवन भर की बातें हैं। कितना-कितना जीवन लगा दो, तो ये सेंस नहीं आता, कि एक उछाल में व्यक्ति पूरा ये और कोई इनसिंसियर आदमी नहीं था। भई समस्या तो सिंसियर आदमी की आती है, इनसिंसियर के तो आती नहीं है। कितने भी वादे कर लेगा, उसको कोई ज़ोर थोड़ी आ रहा है। झूठा दुकानदार कितने भी आपको कुछ भी प्रलोभन दे देगा, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है। एक ईमानदार आदमी आपसे एक शब्द में भी थोड़ा-सा इधर-उधर नहीं करेगा। ना भई, ये तो मैं नहीं कह सकता। इसके अंदर बिल्कुल ये 100% ये ऑर्गेनिक है ना, तो आप कहोगे ये तो नहीं कह सकता। दूसरा कह रहे हैं, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? उसके फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो कुछ भी ला के बेच देगा आपको। बिल्कुल उसके कोई कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यक्तिगत ना भाई साहब, ये मेरे को नहीं पता।
हाँ, ये अच्छा है, सारी चीज़ है, पर 100% है, ये प्रामाणिक है, मैं नहीं कह सकता देखिए। तो आप ये कह देंगे वो दुकानदार बेटर था, यदि आपको अकल नहीं हो, देखो कितना प्रामाणिकता से बेच रहा था, इसको तो पता ही नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है ये। यह तो मैं जानती ही थी कि यदि उसने एक बार मुझे अपना वचन दे दिया, तो फिर उसमें असफलता का तो कोई मतलब या आशंका ही न थी। हम में से एक के साथ ये चीज़ नहीं है, ये हमको देखना चाहिए कि हमारी चेतना क्या हमको सीरियसली लेती है। जब जहाँ जो कन्वीनिएंट होता है, वहाँ वही तो माँ का कोटेशन लगा देते हैं, वहाँ जो जहाँ जो कुछ, इसलिए हमारा कोई धर्म ही नहीं है भई। मैं तो केवल यह चाहती थी कि वह अपने मन में यह भली-भाँति बैठा ले कि कोई आधे-अधूरे मन से स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। कोई शर्त नहीं, कोई मोल-भाव नहीं कि उसे यह या वह मिलना चाहिए। उसने मुझे अपना वचन दिया और पूर्ण रूप से मुझे उसी प्रकार स्वीकार कर लिया, जैसे एक बच्चा सहज भरोसे से माँ को स्वीकार कर लेता है। ये नहीं आती ये चीज़, सहज भरोसे से। रामकृष्ण जी ने करी है कि उन्होंने 2 अप्रोच बताए साधना के अंदर। एक तो बेबी कैट और एक जो है बेबी मंकी। जो बंदर का बच्चा है, वो माँ को पकड़े रखता है और जो कि बिल्ली का बच्चा है, वो इस झंझट में नहीं फँसता। बिल्ली उसको मुँह में उठाती है और लेके चली जाती है। बंदर का बच्चा, ये 2 उदाहरण हैं। तो एक वो अपनी शक्ति सामर्थ्य से उसको पकड़ा हुआ है, माँ उसको जहाँ-जहाँ कूद-फाँद के जाती है अपने साथ, वो उसको पकड़े रहता है। कहीं भी उसकी पकड़ थोड़ी-सी ढीली हुई, वो नीचे। वहीं बिल्ली का जो बच्चा है, उसके ये वाले खतरे नहीं हैं। बिल्ली उसको अपने मुँह में लेती है, अब उसकी पकड़ वो अब ढीली करने वाली है नहीं। श्री अरविंद ने कहा मैंने शुरू से यही अप्रोच, जो रामकृष्ण जी का अप्रोच रहा, वो मैंने हमेशा ही स्वीकार किया। यदि ये थोड़ा बहुत भी, मैं इन चीज़ों में इसलिए जा रहा हूँ, कि हमारा बीइंग किस तरीके से काम करता है। उसके अंदर ये रोग है, चिकित्सा है, ये किस तरीके से क्या है। हम उदाहरण सुन लेते हैं, हम सारी बात कर लेते हैं, पर जब एक्चुअल उस स्थिति के अंदर होते हैं, तब हम क्या करते हैं? देखिए, दूसरा दृष्टांत उन्होंने जारी रखा, एक चमत्कार था, जो कि यदि मैं केवल उसकी एक माँ ही बनी रहती, कई लोग ये इस प्रसंग में है जी, आप तो माँ के रूप में उससे और वो आपसे माँ के रूप में प्रेम करता है पूर्ण रूप से। इसलिए जब उसके कोई दिक्कत होती है तो वो कह रही है, ना, ना, खाली ये भावना नहीं काम करती। उसने मेरे को अनन्य गुरु रूप में भी स्वीकार किया। यही बात इसके अंदर कहेंगे, कैसा रोग और कैसी स्थिति, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या-क्या कॉम्बिनेशंस हैं हेल्थ के, आपकी डीपर साइकोलॉजी के। हुआ यह है कि किसी कीड़े ने उसके टखने पर काट लिया, कृष्ण प्रेम के, जब वह बाहर ध्यान कर रहा था। और पहाड़ों के अंदर तो किस तरीके के अलग-अलग तरीके के कीड़े हैं, कोई बहुत जहरीला भी हो सकता है। उसमें सेप्टिक हो गया और उसके इलाज में नियुक्त अलेक्जेंडर, जो ये खुद बाहर से आया था और वहाँ आश्रम में ही रह रहा था, खुद एक सर्जन था, ए ग्रेड का, वो उसका स्वयं इलाज कर रहा है। बताइए, कीड़ा काटते ही जो है, वो उसको उसमें इलाज में लग रहा है। अन्य 2 डॉक्टर भी उस पर काबू नहीं पा सके। वह बिगड़ता ही गया और बिगड़ते-बिगड़ते स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि पाँव काटने तक की नौबत आ गई। तभी मैंने स्थिति सँभाली। मैंने मतलब यशोदा माँ, उनकी गुरु ने, और कहा कि वह ठीक हो सकता है यदि वह सभी दवाइयाँ बंद कर दे और केवल चरणामृत ले। ये विश्वास हो सकता है क्या, ये बताइए? कि भई ये और सारी दवाइयाँ तो बंद कर दे। अब उस समय उसको अलेक्जेंडर को भी कैसा लगा होगा? क्योंकि उसके अंदर तो मेडिको घुसा हुआ था। हम सब के अंदर घुसा हुआ है। आज तो पूरा का पूरा इसका समय है। श्री अरविंद तो उस समय कह रहे थे कि ये जो मेडिको कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, ये तो अपना जाल छोड़ती ही नहीं, और फिर बाद में ये करेंगे तो ये होगा, ये कर नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। एकदम फालतू बातें हैं, एकदम टोटली फालतू बातें हैं, पर अब क्या करें?
हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल इससे पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि आपकी बाहरी प्रकृति तो मानेगी नहीं। उसको तो यदि आप कोई गोली नहीं दोगे, आप चाहे कितने ही भक्त हो, कितने भी कुछ भी हो, उसको तो आपको शांत करना ही पड़ेगा। ये वाला डॉक्टर आके मेरे को ये कह गया, अब मैं ठीक हूँ। अब ये बात बिल्कुल ठीक है। उसने डॉक्टरों के संदेहों की उपेक्षा करते हुए तुरंत ही स्वीकार कर लिया और चमत्कारिक ढंग से स्वस्थ हो गया। तुम एलेक्स से पूछ सकते हो। अब मैं कहती हूँ, उसे मेरे शब्दों में यह श्रद्धा नहीं होती, यदि उसके लिए केवल एक माँ से बढ़कर और कुछ न होती। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब यदि मैं खाली माँ से बढ़कर और कुछ नहीं होती, तो उसको मेरी इन बातों में, तो मैं माँ को अपनी अनन्य रूप से माँ ही मानता हूँ, ये मानता हूँ, इन बातों से नहीं चलती। वो अनन्य रूप से उनको गुरु भी मानता था, जिनकी बातों में वो श्रद्धा रखता था। तो माँ तो आपकी फिजिकल माँ भी है। मानने की तो ज़रूरत नहीं है, आप न भी मानो तो भी आप कह रहे न मान के भी मैं कहाँ जाऊँगा। पर आपका फ़ेथ, आपकी चीज़, और ये खाली कोई डेकोरेशनल कहने की बातें नहीं है कोई। अच्छा, अब इसके बाद हाँ, ये एक होम्योपैथी या इसके विषय में बता रहे हैं। तुम्हारे गत पत्र में ये यहाँ ये पेज नंबर है 221 योगी कृष्ण प्रेम का। तुम्हारे गत पत्र में जो कविता के साथ था, दिलीप कुमार रॉय ने लिखी होगी, कवि थे ना ये। तुमने पूछा कि मैंने होम्योपैथी के संबंध में क्या कहा था। मुझे नहीं लगता कि मुझे स्पष्टतः बिल्कुल भी कुछ याद है, और जो भी हो, इस पद्धति के संबंध में इतना नहीं जानता कि अधिक कुछ कह सकूं। परंतु मुझे जो अवश्य ही महसूस होता है, वह यह है कि परंपरागत एलोपैथी पद्धति, क्या ऐसा कहें, आसुरी है। मतलब इनका जो व्यू है इसके संबंध में, जबकि ये तो वहां से आ रहे हैं विदेश से, तो भी इनका व्यू, इसीलिए वो कह रहे हैं श्री अरविंद, पश्यन्ति बुद्धि और पश्यन्ति वाक, ये चीजों के पीछे सत्य को देखता है। और यहाँ हम कभी इसको, और आप किसी को कह सकते हो क्या ये बात? सबसे पहले तो पशुओं पर किए जा रहे परीक्षणों को इसमें से नहीं हटाया जा सकता। जितनी भी दवाइयाँ हैं, सारी की सारी ट्रायल से बन रही हैं, या इनफैक्ट उनमें कहीं न कहीं वो सारे इन्वॉल्व्ड हैं। वे इसका अभिन्न अंग हैं, जिन्हें भले कितना ही उचित क्यों न ठहराया जाए, पर अवश्यंभावी रूप से उनका मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। आप कितने टीके बनाते हैं, सारी चीज़ है, पहले उनके ऊपर ट्राई करते हैं, कि हमने ये सारे रोज़, इनफैक्ट डॉक्टरी की शुरुआत ही इससे कि जी क्या-क्या काट रहे हैं ये, शुरू के अंदर ही, ये अत्याचार। तो कितना भी इसको जस्टिफाई किया जाए, इसका मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। दूसरे, अब इसे अधिकाधिक सांख्यिकी अर्थात केवल गणना आधारित बनाया जा रहा है, जो कि मुझे मूलतः ही एक गलत दृष्टिकोण लगता है। मतलब अब धीरे-धीरे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, जो, एक तो मैंने आपको नाम बताया इवान इलिच, वो तो ख़ैर इतना मूलभूत तरीके से इसमें जाता है, पर बात उसकी ये है कि समझ नहीं आती। वो इतनी ज़्यादा गहरी है, इतनी वास्ट है, कि आध्यात्मिकता की पुस्तक तो शायद समझ में आ जाएगी, उसकी वाली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमको इतना ठूस-ठूस के भर दिया गया है ये, वो बात नहीं समझ में आ सकती। बताओ मतलब कैसे उसके अंदर ये समझ आ गई होगी। फिर बाद में आजकल ये एक विश्वरूप राय चौधरी भी है। वो कह रहा है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट और आपकी हेल्थ ये अलग-अलग चीज़ें हैं। रिपोर्ट को अगर गड़बड़ आ रही है, तो वो कोई मानक नहीं है कि आपकी हेल्थ गड़बड़ है। और अगर वो सही आ रही है, तो उसको ये नहीं कि आपकी हेल्थ सही है। और रिपोर्ट को सही करना, आपकी हेल्थ को सही करना नहीं है। ये बात कैसे समझ में आए? अरे रिपोर्ट में उसने तो ये आ गया, उसके अंदर तो मेरे कोलेस्टेरोल बढ़ा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक बार वो देखते हो ना, उस रिपोर्ट में भगवान जाने क्या साइकोलॉजी है इस तरीके की हमारी। वो जब तक मेरे, अब डॉक्टर ने कह दिया, अब तो ठीक है भई, इसके अंदर आपके इसके ये नॉर्मल रेंज है, इसमें आ गया, तब आप ठीक हो। वो इतने-इतने क्लिनिकल ट्रायल आपको दे के बता रहा है, सारे स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, तो ये सारी आजकल
ये जो चिकित्सा विज्ञान है, स्पेशली एलोपैथी, ये तो खाली डेटा के ऊपर है रे, डेटा और हेल्थ अलग-अलग हैं। आप ये क्यों नहीं देख रहे? आप एक व्यक्ति को खाली एक एक केस केस स्टडी कैसे बना रहे हो, वो एक पूरा एक बीइंग है। आपने उसको तोड़ दिया, हाथ अलग तोड़ दिया। पहले तो अप्रोच ही कितनी ज़्यादा ये जो आपको खंड-खंड कर देती है। आँख के वाले के पास चले जाओ, ये वाला स्पेशलिस्ट है, इसके पास चले जाओ। ये क्या अप्रोच है भई? और दूसरे आपकी रिपोर्ट है या आपके जो ये पैरामीटर्स हैं, वो इस चीज़ को नहीं दिखाते कि इससे आपकी हेल्थ का क्या लेना-देना है। ये बिल्कुल खत्म कर दी इस चीज़ को। बजाय इसके आपको थोड़ा-सा एक डीपर इंट्यूशन हो, यार मेरे को थोड़ा ये लग रहा है इसमें ये वाली चीज़ ले लेंगे, तो ठीक हो जाएगा, बस। थोड़ा-सा ये जुकाम-सा लग रहा है इसके अंदर, पहले वो घर के ऊपर ही है यार 2 3-4 चीज़ें हैं, ये ले ले बस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो आप क्योंकि आप बॉडी इंट्यूशन खो बैठे, वो असाध्य रोगों के रूप में हो जाते हैं, जबकि उसका कोई लेना-देना ही नहीं है, कुछ नहीं। और अब ये कह रहे हैं हमने डेवलप कर ली मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस ऐसी डेवलप कर ली आप युवावस्था तक तो आने मुश्किल हो। अब तो कोई नॉर्मल आप युवावस्था तक आ गए या पहले तो 100 वर्ष के हैं, मरे हैं तो भी आपके के पूरे दाँत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आँखों के विज़न की कोई दिक्कत नहीं है, दृष्टि ठीक काम करती है। और अभी जो है आप जिस तरीके का माहौल है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि आज क्या 5 साल का है उसके भी चश्मा, 7 साल का, 8 साल का है उसके चश्मा। ये बात क्या हो रही है? और उसको सही क्यों नहीं कर रहे? अगर ये शरीर को आप इतना जान रहे हो, तो उसको ठीक करने की ओर क्यों नहीं जा रहे? आप तो उसको बैसाखियाँ बढ़ा रहे हो, क्रचेज़ बढ़ा रहे हो। उसको ठीक करने के ऊपर नहीं ये एक गोली ले ले, ये थायरॉइड की ले ले, ये तेरे बीपी की ले ले, ये तेरे शुगर की ले ले और इनकी मात्रा और पोटेंसी ये बढ़ती जाएँगी। तो आप सही कर रहे हो, सही कैसे कर रहे हो फिर ये? ये क्या है ये? तो ये मूलतः ही एक गलत दृष्टिकोण है, गणना आधारित बनाया जा रहा है। तीसरे, इसके उपचार या दवाइयाँ उग्र अथवा हिंसक हैं और अंततः हिंसा कभी भी लाभदायक नहीं होती। निश्चय ही वर्तमान में यह सर्वाधिक विकसित पद्धति है और इसीलिए सर्वाधिक सामान्य रूप से उपयोगी है, परंतु वह तो इसलिए है क्योंकि वर्तमान प्रचलन उसके पक्ष में है और सर्वोत्तम मस्तिष्कों ने इसे बनाया है, अपनाया है। वर्तमान में गैर परंपरागत पद्धतियों को बहाव के विरुद्ध और इसी कारण निम्नतर संसाधनों के साथ काम करना पड़ रहा है। तो हमारी जितनी भी ऑल्टरनेट पद्धतियां हैं, कई जगह तो होम्योपैथी, आयुर्वेद ये सारे बैन हैं। नहीं, नहीं कर सकते भैया आप ये। इनको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। तो आपको तो यदि आपके थोड़ी खाँसी भी आ गई, मरना ज़रूरी है आपको। आप यूँ जाके किसी से ये दवाई नहीं ले सकते कि चले गए किसी दुकान से ये लिया है। ना, ना, नहीं, नहीं, ये तो क्रिमिनल ऑफ़ेंस है, जेल में डल जाओगे आप। नहीं जा सकते। परंतु इससे वे अपनी संभावित अधिक प्रभावशालिता से रिक्त नहीं हो जाती और कुछ मामलों में मतलब जो अल्टरनेट मेडिसिन्स है, अल्टरनेट कह दिया इसको, बताओ आयुर्वेद को या आपकी और जो पद्धतियाँ हैं जो एक्चुअल में आपको ठीक करती हैं, उनको आप अल्टरनेट कह रहे हो। कितनी मतलब हमारी ये और अपने आप में कोई एलोपैथी थोड़ी, ये तो मनुष्य की मानसिकता है, वो उठा के फेंक देगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगी। समस्या उसकी थोड़ी है, हमारी मानसिकता की है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भले ही आप आध्यात्मिकता की ये बातें कितनी भी करो, इस चीज़ ने हमारे दिमाग में ऐसा ठूँस दिया है कि जब तक वो आपको प्लेसिबो नहीं दिया जाता, कोई एक कुछ भी दे दो आपको, पर गोली मुँह में दे दो। कुछ ऐसे हैं जो गोली से नहीं, वो इंजेक्शन चाहे उनके किसी भी चीज़ का, सलाइन का भर के चाहे इंजेक्शन लगा दो, चाहे किसी चीज़ का लगा दो, तब उनके ये होता है, हाँ, अब ठीक होंगे। उसमें क्या है, क्या नहीं है, उससे मतलब नहीं है और कुछ मामलों में तो वास्तव में ही अधिक कारगर हैं। केल्डिया के एक भविष्यवक्ता ने कहा है, हमारे अंदर बीमारियां पैदा होना हमारे अपने नियंत्रण में है, क्योंकि वे हमारी जीवन शैली के कारण ही उत्पन्न होती हैं। जीवन शैली, जिस हवा पानी में हम रह रहे हैं, भाई जो भोजन अंदर दे रहे हैं वो,
अभी तो ये कैंसर वगैरह के लिए भी कह रहे हैं कि सबसे अच्छा उपचार है इसका कि आप इसको भोजन ही मत दो। मतलब उपवास जो है, वो इसका सबसे अच्छा उपचार है। यहाँ जीवन शैली में ये चीज़ थी। आप पहले तो ठूस-ठूस के उसको भोजन देते हो, कि इस समय के बाद में आप यदि भोजन करते हैं, विश्वरूप राय चौधरी ये कह रहा है कि कैंसर सेल्स तो हर शरीर के अंदर हैं, पर आपकी लाइफ़स्टाइल तय करती है कि वो एक्टिवेट होंगे या नहीं होंगे। यदि लाइफ़स्टाइल तय करती है तो उसके अंदर फेर-बदल करके अगर आपके ये जम भी गया कि हाँ, ये तय हो गया साहब, पहले तो वो पद्धति बता रहा है कि इनके पास कोई पद्धति नहीं है ये तय करने की कि कैंसर है या नहीं है, एक चीज़। क्योंकि उसने कहा वो एक ही रिपोर्ट एक व्यक्ति की 100 डॉक्टरों को दी गई। खाली 17 ही परसेंट डॉक्टर थे या इतने परसेंट थे, जिन्होंने कहा कि हाँ, इसके है। सेम वो ही रिपोर्ट एक ही व्यक्ति की, वो डिटरमिन नहीं कर पा रहे कि है भी या नहीं। दूसरे, जिस पद्धति से ये चेक किया जाता है, वो आपके अंदर ये संभावना बढ़ा देता है, इनफैक्ट वो प्लांट करता है आपके अंदर। वो पद्धति, वो तो स्वयं एक डॉक्टर है और वो सारी आपको क्लिनिकल तरीके दे रहा है। मैं आपको उसकी डॉक्यूमेंट्री या वो जो चीज़ है, वो शेयर कर दूँगा, कि आपको ये चेकअप करना कि कैंसर है या नहीं है। आप अगर अगर वो चेक नहीं करवाते तो आपके जीवन की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती। यदि आप उस टेस्ट के अंदर जाते हो, तो ये एन्श्योर कर देगा कि अगर 1% चांस था, तो आपका 60, 70, 80% चांस कर दे, कैंसर होने का। तो ये चिकित्सा पद्धति नहीं है भई, ये हमको समझने की ज़रूरत है। ये अप्रोच ही गलत है। शरीर इस तरीके का नहीं है, इसलिए मैं पहले अफ़ोरिज़म में जाने से पहले ये बेसिकली तो ये मानिए कि आप उन्हीं का ही एक वर्णन है ये। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो इससे लिंकेज तुरंत-तुरंत फट-फट, फट-फट ये मिलता जाएगा। मेरे मत से ऐसी कोई भी चिकित्सा पद्धति संतोषप्रद नहीं हो सकती, जो अपने आप को इस तथ्य पर आधारित नहीं करती कि सभी बीमारियों के मूल कारण आंतरिक हैं। तो कोई भी चिकित्सा पद्धति तब तक संतोषप्रद, हाँ, आपको विश्वास नहीं है, इसलिए एक काम कर ये वाली चीज़ ले ले। इसके साथ मैं मेरी ऊर्जा भी भेज रहा हूँ, मेरी गुडविल भी भेज रहा हूँ। इसके साथ थोड़ा गर्म पानी ले ले, थोड़ा लाइफ़स्टाइल में ये कर ले, थोड़ा आज रेस्ट थोड़ा इस तरीके से कर लेना, वहाँ तक है ठीक। उतने में आप ठीक हो जाते हो। बजाय इसके कि शरीर को आप ऐसी चीज़ें दो, जिनका अपने आप में दुष्परिणाम है। और ये तो आप ऐसी चीज़ें दे रहे हैं और आजकल तो इतना मतलब आप सोच नहीं सकते। डॉक्टर के पास गए, बीमारी कुछ और, ऑपरेशन किसी चीज़ का। अब आप ये सोचिए कितनी भयंकर चीज़ है। कुछ चीज़ों तो व्यक्तियों के लिए भी कॉमन हो गई, यार इसका एक काम करो फट से इसका ऑपरेशन करवा लो। 15 मिनट लगती है आजकल। दूसरे भी आपको कहेंगे अरे इतना परेशान क्यों हो रहा है? 15 मिनट का काम है। भई इतनी देर का काम है। दूसरे भी कहेंगे अरे और फिर बाद में सरकार ने आपके कार्ड बना दिए। इतना तो आपको मिल ही सकता है। इन सारों का यदि आप विवेचन करें, इतनी विशाल फ़ॉल्सहुड है ये। मतलब अपने पास एक व्यक्ति काम करता है, फार्म हाउस के ऊपर। उसने पेट दर्द की शिकायत करी, डॉक्टर के पास गया। अब वो उसने कहा ठीक है, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया। अब वो ऑपरेशन करने के बाद में वो कह रहा मेरे तो दर्द वैसा का वैसा ही है। कुछ दिन बाद में वो कहता मेरे तो वैसे ही दर्द है। तो कहते हैं यार अच्छा तेरे तो ये गलत कर दिया, तेरे समस्या तो फिर पथरी की है। इसका एक ऑपरेशन और करेंगे। मतलब बारीकी से यदि आप देखें तो डेली इस तरीके की ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। आपको ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं, जो रोग है ही नहीं, हार्ट की समस्या ही नहीं है, हार्ट की दवाइयाँ। कितने-कितने समय, न ये कि ये कौन-सी पोटेंसी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। कई तो आपकी लाइफ़स्टाइल के अंदर आ गई, चश्मा लगाना, ये चीज़ें करना। है ही नहीं, आपकी जाँच करके कह दिया थायरॉइड है, ये बीपी है आपके, क्योंकि रेंज इन्होंने तय कर दी आपके बीपी की। तो अब इसके अंदर फिर बाद में, एक उम्र के बाद में जस्ट फॉर सेफ साइड। अरे यार क्या होता है जस्ट फॉर सेफ साइड? ये ठीक रहेगा, आप ये लेते रहा करो। व्यक्ति भी सोचता है हाँ, देखो कि मेरा ये कितना हितैषी, अरे हितैषी किसका है?
बजाय इसके कि आप अपनी नेचुरल हेल्थ के ऊपर रहते, आपके जीवन को इतना तकलीफ में बना दिया। आप अगर साल भर कम जीते, पर तकलीफ में तो नहीं जीते। इन्होंने आपके अगर साल को 2 साल को बढ़ा दिया, यदि कितना उसको प्रताड़ित कर दिया, बचपन से लेके तब तक का आपकी यात्रा कितनी पेनफुल बना दी इन्होंने। ये सारी बातें भई ये हमको मैं जानता हूँ कि ये आपने कभी विधिवत इस चीज़ का अध्ययन किया ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं कि ये भी कोई फ़ील्ड है। और यदि कभी कोई समय इस ऐसा विचार आ भी जाता है, तो आपके पास कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी क्या करें? करें क्या? ये एक बहुत बड़ा फ़ॉल्सहुड है ये, मतलब समस्या नहीं है, फ़ॉल्सहुड है ये पूरा का पूरा। तो हम आध्यात्मिकता की बात कर कर भी लें और ये फ़ील्ड यदि दरकिनार करते हैं, तो वो अधूरी है आध्यात्मिकता। क्योंकि आध्यात्मिकता तो सारे ही अंगों को समाविष्ट करके चलती है। यदि इसके विषय में हम नहीं सोचते, तो वो इफ़ेक्टिव भी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। भौतिक शरीर पर उग्र उपचार प्रयोग करना किन्हीं परिस्थितियों में तो सबसे अच्छा संभव उपाय हो सकता है, परंतु यह उन असंतुलित आंतरिक स्थितियों के अध्ययन और उनके संतुलन साधने का विकल्प नहीं हो सकता, जो इस अव्यवस्था को लाईं। पहले तो ये अव्यवस्था आई क्यों? भई कोई समय उग्र आवश्यकता हो सकती है, कहने का मतलब शल्य क्रिया या कोई ऐसी चीज़ जहाँ आपको बाहरी साधन की, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की या आपको बाहरी कोई भी ऐसी अंग प्रत्यारोपण की, इनकी आवश्यकता हो सकती है। पर वो स्थितियाँ अराइज़ क्यों हुई? यदि उसका कारण हम आंतरिक तरीके से न ढूँढें, तो ये व्यवस्था कोई भी ऐसी व्यवस्था जो आंतरिक कारणों को दरकिनार करती है, अपने आप में कोई सही और अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। यह तो वैसे ही है, यदि जहाज के पीछे गड़बड़ लकीरें बनती हों, तो उन पर तेल छिड़कना, जहाज के पीछे लकीरें बन रही हैं, मैं उनको सही कर रहा हूँ जी इन लकीरों को तेल छिड़क के, बजाय स्वयं उस जहाज के चलन में सुधार करना। भौतिक स्थितियाँ तो सत्ता की बाहरी परत हैं। एक घोंगे के खोल की तरह वे तो अंतस्थ, जीवंत चैत्य सत्ता का उत्सर्जन है और केवल उसे शरीर प्रदान करने का काम करते हैं। आपके अंदर जो जीवंत चैत्य सत्ता है, उसका उत्सर्जन है भई, विशेषकर एक साधक के लिए। इसीलिए मैं बार-बार इसमें क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, आपके साथ यदि कोई चीज़ अराइज़ होती है, तो वो डेफ़िनिटली आपकी साइकोलॉजी से संबंधित है। इसमें हमारे लिए इसका एक अच्छा पार्ट ये है कि हम इससे ये समझें कि मेरी साइकोलॉजी में ये चीज़ है। उस समय जो भी आपको एक थोड़ी-सी भी हेल्पफुल कोई चीज़ लगती है, वो उस समय विशेष के लिए लें। वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं उसके अंदर। उसकी मात्रा तय करके भी इतनी मात्रा ले लेते हैं, विशेषकर एक साधक के लिए। जितना ही वह एलोपैथिक दवाई पर कम आश्रय लेता है, उतना ही अच्छा है। क्योंकि अ, वे तथाकथित दवाइयाँ वास्तव में दवाइयाँ नहीं, बस एक स्थान के दबाव को दूसरे स्थान पर डालने का काम करती हैं। मतलब आपके कहीं पेन हो रहा है, वो पेन को थोड़ी ठीक कर रही है भई कोई भी। वो तो मुँह में आपके कपड़ा ठूँस दे रही है। लो जी देखो मैंने पेन सबसे जल्दी पेन ठीक मैंने किया। क्या ज़ोर आया इस पेन ठीक करने के अंदर? आप मेरे पास आते हैं शिकायत करने के लिए कि मेरे जी ये यहाँ दर्द हो रहा है और मैं आते ही आपके सिर में गोली मार दूँ या फिर मैं कपड़ा ठूँस दूँ आपके मुँह में। ये वैद्य तो सबसे इफ़ेक्टिव हैं। पता नहीं क्या करते हैं ये? कुछ ही सेकंड के अंदर समस्या को मिटा ही देते। इसीलिए इनके पास कोई आता ही नहीं। सब सब जने एकदम स्वस्थ हो गए यहाँ। इनफैक्ट यदि ये भी करो तो भी बहुत ठीक है, डॉक्टर तो इससे ज़्यादा खराब कर रहे हैं। वो आपको तुरंत ही मार डालते, तो ये आपके लिए बड़ा मतलब ये मानिए कल्याण कर दिया उसने। पर वो आपके साथ इसीलिए तो वो है ना, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमराज के सहोदर। क्योंकि इसके अंदर यमराज तो खाली प्राण लेके जाता है। आप प्राण और धन पहले धन को पूरे को साफ करते हो और फिर प्राण हरते हो। तो यमराज के सहोदर हो, बड़े भाई हो भैया आप। आप तो उसके बड़े भैया हो। तो ये मज़ाक के रूप में कहते हैं, पर मज़ाक तो किसी चीज़ से तो बना होगा। तो एक चीज़ के दबाव को दूसरी जगह डाल देती है ये, बस।
इतना काम करती है, मेरे यहाँ पेन हो रहा है, मेरे ये चीज़ है। तो बेसिकली आप ज़्यादा तो मुड़ते हैं उसकी ओर किसकी? पेन के लिए। बाकी तो और कोई आप ठीक करती है ये चीज़, ठीक तो कहाँ करती है? कुछ नहीं। आप अगर एंटीबायोटिक्स की भी बात करो, अगर एंटीबॉडीज़ हैं जो इससे लड़ती हैं। हमने तो नहीं देखा, कितने-कितने कोर्स लेने के बाद भी और यदि थोड़ा-सा भी आप साइकोलॉजिकली अवेक हो, तो आपके जो इनहेरेंट कोई अच्छे विचार आ रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ आ रही है, मतलब आप ये देखिए, ये तो कितनी बार मैंने करके देख लिया। आपके पेन है या कोई भी ऐसी है, पहले तो आप दवाई लेते ही नहीं, आपने पेन किलर ले ली। वो आपकी चेतना के अंदर क्या खेल खेलता है, यदि थोड़ा-सा आप सेंसिटिव हो, आप देख सकते हैं। आप इसलिए महसूस नहीं करते, क्योंकि आप सटल एनर्जीज़ में डील ही नहीं करते, इसलिए कोई विशेष आपके फ़र्क नहीं पड़ता। आप बारीकी से मांस रीरविंद का अध्ययन कर रहे हों और उसके अंदर थोड़ा ये अंतर आता, हाँ भई, चेतना का यदि आंकड़ा, चेतना की चीज़ यदि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती, तो आप जान जाते, ना भैया मैं तो नहीं ले कर सकता ये। मैं एक दिन तकलीफ ज़्यादा पालूँगा, बजाए ये लेने के और वहीं कोई सेडेटिव लेना या कोई नींद की गोली या ये लेना, वो एक बार बहुत साल पहले मेरे ख़्याल से कोई आज से ये हो गए होंगे 25 साल तो कम से कम हो गए। उन्होंने मेरे को ये दे दी, पता नहीं किस कारण से दी थी। मैं 6 महीने परेशान रहा उससे। मैंने कहा, "भई ये तो नहीं ले सकते। इससे तो तकलीफ़ पाना आसान है, बाकी ये चीज़ मैं नहीं ले पाऊँगा।" और उसके जो रिएक्शंस आते हैं वो अलग। तो यदि आप थोड़े से भी अवेक हो तो आप कहें, "भैया ये तो मैं नहीं ले सकता। इसमें तकलीफ़ पाने में तैयार हूँ क्योंकि ये तकलीफ़ उतनी तकलीफ़देह नहीं है।" 2 तकलीफ़ों के बीच में आपको अगर चयन करना पड़ेगा, तो आप ये चयन कर पाएँगे, नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, इस केस में मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। यहाँ मेरे को ऐसा है कि हाँ, ये ज़रूरी है, ठीक है भई 1 गोली दे दो भई, 2 दे दो, ज़्यादा ही हो तो। पर ये कहना कि एंटीबायोटिक से ये ठीक हो जाता है, हमने तो नहीं देखा इस तरीके से। हम नहीं देखते। दिल्ली में हमारे ही जानकार के वो बच्चा उसके बुखार नहीं टूट रही। अब वो उसको कंटीन्यूअस एंटीबायोटिक्स के ऊपर और वो उसको दे रहे हैं, ड्रिप से दे रहे हैं, लगातार। 21 दिन से वो उससे ठीक नहीं हो रहा। यहाँ से स्पेशल हमने उसके लिए फिर बाद में महासुदर्शन चूर्ण बना के भेजा और दूसरे दिन या दूसरे दिन के अंत के अंदर वो ठीक हो गया। अब वो जो हैं, वो डॉक्टर उनके क्योंकि परिवार के नज़दीक वाले हैं, तो वो कहे ना, ना फॉर सेफ साइड हम ये बिल्कुल चांस नहीं लेने दे सकते। इसको तो आपको ये एंटीबायोटिक यार तू 21 दिन से दे रहा था तू ये एंटीबायोटिक तो। तू तो इसको ड्रिप से दे रहा था लगातार। कई बार टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने के अंदर। ये ऐसा हुआ कि जब आपने ये दी बस उसी टाइम ये रिस्पॉन्ड कर गई। अब बताओ ये फ़ॉर्मेशन कैसे तोड़ा जाए? उसने 2 दिन के अंदर उसकी जो जो समस्या उस एंटीबायोटिक ने क्योंकि वो भी तो एंटीबॉडीज़ से भी जाके लड़ी होगी बेचारी। मैं इनसे ही परेशान हूँ ऑलरेडी और मेरे अंदर और सेनाएँ छोड़ दो आप। मेरे कोई 2 जने उपद्रव कर रहे हैं यहाँ आके, आपने 2 गुंडे और भेज दिए। तो वो उनको ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे तो उपद्रव ज़्यादा हो गया, 4 का उपद्रव हो गया। बताओ क्या अप्रोच है? अगर प्रैक्टिकली आप इस तरीके से देखें, हमने तो कभी इसके कोई अच्छे परिणाम एज़ सच नहीं देखे। हाँ, इमरजेंसीज़ में आप ये कह सकते हो कि भई ये अभी रिक्वायरमेंट है, ये हो सकता है। इस केस में ठीक है, आपके इतना ही कोई लाइफ सेविंग है, 1 गोली ले लो, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद अपन ये सिचुएशन कंट्रोल में होगी, तो जो अल्टरनेट तरीके हैं, उससे अपन इसको फिर बाद में इस पे काम करेंगे। एक बार इतना कर सकते हैं, वहाँ तक तो है बुद्धिमानी। बाकी यदि आप केयरफुली देखो, इन चीज़ों से तो कोई विशेष कोई लाभ होता नहीं है। इनफैक्ट नुकसान करती हैं ये। महज़ भौतिक परिस्थितियों पर ही आग्रह गलत है और इससे हमारा पहले से ही जो इतना प्रबल भौतिकवादी सहज प्रवृत्ति है, उसे उभार मिलता है। ये एक और डीपर बात है, पर ये तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई भी समझने की स्थिति के अंदर है। ये तो हम तो उसकी गोद के अंदर हैं। भौतिकवादी सहज प्रवृत्ति, इससे अगर ज़्यादा आश्रय मिल भी जाएगा तो हमको तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। तो वो लेने से क्या समस्या होती है, आप ये देखिए कितनी समझ है उस समय,
जबकि इतना कोई बोलबाला नहीं है उसका। ये लगभग 100 साल पहले की बात चल रही। उसके अंदर अब देखो आप क्या क्या स्थिति है, अब तो कोई आप कह नहीं सकते। और जबकि परिणाम यहाँ अगर आयुर्वेद आप सही तरीके से कर रहे हो, उसका परिणाम इतना तो फ़ास्ट है, उससे ज़्यादा फ़ास्ट है और इससे ज़्यादा जो है वो एक्चुअल में उसको ठीक करता है। अगर वो गोली आपकी शुगर को ठीक नहीं कर रही, आपकी डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर रही, उसकी बजाय ये आपके डायबिटीज़ को ठीक करती है, तो इसका मतलब इसने तो एक्चुअल में आपके शरीर को ठीक किया है, उसने तो ठीक किया नहीं। तो अब बताओ इफ़ेक्टिविटी कौन-से की क्या हो गई? जहाँ तक होम्योपैथी की बात है, तो यह उन अनेक संभव विकल्पों में से एक केवल एक है और उस इसकी पद्धति के विषय में मैं इतना नहीं जानता कि इसके मूल्य के संबंध में अधिक कुछ कह पाऊँ। हालाँकि होम्योपैथी जो है, वो आपके वाइटल पे काम करती है, क्योंकि एज़ सच दवाई की मात्रा तो होती ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर तो खाली एक वाइटल फ़ोर्स है और वो आपके इसीलिए ये सिम्पटम्स के ऊपर काम करती है, ये नहीं कि मेरे यहाँ दर्द है। आप किसी के पास जाते हो, जी आपके सर्वाइकल की दिक्कत है, इसलिए आपके हाथ में दर्द हो रहा है। ये पिछले दिनों, पिछले महीने मैं फिज़ियोथेरेपी करवा रहा था, उसके पास मैं जाऊँ और वो कहे जी आपकी तो ये दिक्कत है, इसके लिए आप विटामिन डी लेओ और ये 12 लेओ, ये लेओ। मैंने कहा यार ये बात क्या है? वहीं मतलब अपना खुद का फिज़ियोथेरेपिस्ट, खुद के औषधालय में। मैंने कहा यार इससे परेशान हो गए, ऐसा और ये मैं कोई भी विटामिन वगैरह लेने वाला हूँ नहीं। तो मैं होम्योपैथी डिपार्टमेंट के अंदर गया। उसने 2 मेरे को छोटी-छोटी डब्बी के अंदर जो दी दवाई, उन्होंने कहा ये लो आप। मैंने 1 दिन ली, ठीक हो गया। अब बताओ इसके अंदर आप कह रहे हो इसमें कुछ है ही नहीं, लोग तो मानते ही नहीं इसको। अब नहीं होगी भई, मन का वहम है पर बताओ ये इससे तो बहुत अच्छी बात है ये। वहम करने से ही अगर आप ठीक हो जाते हो, जबकि फिज़ियोथेरेपी वाले के पास जा रहा हूँ, खुद वो बेचारा मन ल करके ठीक भी कर रहा है, उससे नहीं हो रहा, ये वाली लेते हैं इससे ठीक हो जाता है। तो ये अब ये भैया, बताओ ये क्या हैं जी? हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि हेमेकोच में दवा नहीं होता है, वाइटल फोर्स होता है, वो कैसे हाँ, पता चलेगा? क्या? इसमें दवा नहीं होता है, वाइटल फोर्स होता है। हाँ, दवा तो तो बचती नहीं ना उसके अंदर, आप उसकी प्रक्रिया समझो कि बनती कैसे है। कोई मूल कोई घटक लिया, उसको फिर बाद में डाइल्यूट किया और फिर बाद में उसको हिलाते और उसके अंदर से फिर बाद में उस डाइल्यूशन की 1 बूँद निकालते हैं और फिर उतनी मात्रा के अंदर जो है 100 एमएल में या जितने भी एमएल के अंदर उसकी 1 बूँद डालते हैं। ये प्रक्रिया करते हैं तो ये इसकी फिर पोटेंसी है 30 बार करते हो तो 30 पोटेंसी बनती है। जिसको लो पोटेंसी इसके अंदर मानते हैं। बताओ उसमें अगर 30 बार ये प्रक्रिया करो सपोज़ आप, एक बोतल के अंदर आपने किसी चीज़ का सपोज़ किसी भी चीज़ का एक का रस निकाल के मैंने 100 एमएल के अंदर डाला। अब एक ड्रॉपर से उसके अंदर से निकालता हूँ, बाकी दवाई तो छोड़ दी। फिर उतना ही डाइल्यूशन के अंदर उसको निकाला हुआ डाला। फिर उतनी बार मैंने उसको हिलाया। अब तो मशीनें आ गई, नहीं पहले हाथ से हिलाते थे। तो कलकत्ता के अंदर हेप्को है, वो अभी भी ट्रेडिशनल पद्धति से करते हैं, तो उसको आप छोटी-सी भी बोतल खरीदनी हो सकता है आपको साल भर पहले लाइन में लगना पड़े। ऐसी रेयर दवाइयाँ हैं, वो ही एकमात्र ऐसा है जो अभी भी वो ही पद्धति से बनाता है और वो इफ़ेक्टिव है बताओ। मशीन से घुमा रहे हो और हाथ से कर रहे हो उतनी बार, उन दोनों में भी फ़र्क आ रहा है। क्या क्या समझते हो आप इसको? फिर आप उसको एक बार फिर उस बोतल में से निकालते हो तो 30 पोटेंसी तक आते-आते ही अगर 30 बार आपने ये प्रक्रिया करी, दवाई का क्या अंश बचा ये बताओ उसके अंदर? और ये सबसे लो पोटेंसी इसके अंदर आती हैं। अगर आप फिर बाद में 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी, फिर बाद में 1 लाख पोटेंसी, क्या बचा इसके अंदर? हिंद महासागर के अंदर आपने कोई एक बूँद डाल दी। लो जी, ये दवाई लो। और ये मैंने अपने हाथ से ये चमत्कार हुए देखे हैं। ये ऐसी चीज़, पहले तो वो पोटेंसी ऐसी और ऐसे व्यक्ति जिनको डॉक्टर ने भी कहा बस ठीक है इन ये नहीं बचेंगे। स्किन के अंदर सेप्टिसीमिया हो गया, स्किन जो है वो पूरी खत्म हो गई।
तो जो ड्रेसिंग करने आया वो व्यक्ति मेरे से, मैंने उससे धीरे से पूछा, वो यहाँ अपने एक व्यक्ति है, उनके पिताजी थे। तो मैंने कहा जी क्या, इनकी क्या स्थिति है? तो अपने बड़े नज़दीकी व्यक्ति वो, तो कहे पंकज जी देखो मैंने इनको तो कुछ कहा नहीं, बाकी ये बचना संभव है नहीं इनका। मैंने कहा कैसे? कह रहे स्किन ही सपोर्ट नहीं कर रही, मैंने इधर से जो इनके कैंची से इधर किया तो वो दूसरी साइड में कैंची निकल गई। अब ये देखो आप, भाई अंदर के अंग हैं वो तो तब बचेंगे जब बाहर स्किन बचेगी, यही सपोर्ट नहीं कर रही। और वो ही व्यक्ति उनको फिर बाद में होम्योपैथिक की दवाई और हीलिंग। अब दवाई कैसी मैं आपको बताऊं, हमने चेन्नई में एक डॉक्टर हैं उनसे पूछा, उन्होंने पहले तो एक पोटेंसी ऐसी बताई, वो रेयर पोटेंसी और इतनी कम उसके अंदर। उन्होंने कहा एक टोपिया दवाई ले आप, दवाई नहीं पूरा पानी भर के ले, एक पूरा भगोना इतना, उसमें इसकी एक बूंद डाल दो, उसमें से एक चम्मच जो होती है आपकी, जो टी स्पून फुल जो आप एक चम्मच जिससे खाते हैं, उतनी सी निकालो और वो दूसरे एक पूरे भगोने के अंदर फिर मिलाओ। ये इनकी 7 दिन की दवाई हो गई। मैंने कहा यार ये मतलब मरते आदमी के साथ ये मजाक कर रहे हो आप? पर हमने पूरे विश्वास के साथ ये काम किया। जो वो ड्रेसिंग करने आ रहा था, मैं रोज जाता था, मैं रोज जा रहा था। तो वो जो ड्रेसिंग करने आ रहा था, वो चमत्कार उसको ये कहे कि यार ये हो क्या रहा है? 2-2 3-3 तो उनके जो, एक तो बाइल निकलने का पाइप अलग लग रहा, पेशाब की अलग जो आपके लगा रखी, 2-3 तो उनके नलियाँ लग रही और उनके जो जो स्टिचेस दे रखे थे वो भी ऐसे देखे, मैंने पहली बार ऐसे देखे जैसे कोई बोरा सी सिलते हो आप, कि स्किन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर जाए, तो उसके अंदर पाइप जो आपके लेवल पाइप आता है, उस तरीके के पाइप छोटे-छोटे डाल रखे हैं कि स्किन इतने मोटे-मोटे टाँके जैसे कोई बोरा सिल रखा हो। ऐसे के अंदर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये मतलब कैसे? तो अपने खुद के जो नज़दीकी सर्जन यहाँ, झुंझुनू के सर्जन रहे, उन्होंने कहा भी बचेंगे तो नहीं, अब इनको दवाइयाँ वगैरह तो कर दो सारी बंद, सेप्टिसीमिया उनके हो रहा, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कुछ भी नहीं, बुखार उनकी नहीं टूट रही। खाली ऑल्टरनेट तरीकों से उनको हमने बिल्कुल ठीक किया और कितने दिन के अंदर, 10-12 दिन के अंदर। जिनकी बुखार नहीं टूट रही है तो ये काम करो आप, हर आधी घंटे से ये वाला काम करो, बुखार ठीक हो गई। खूनी सपोर्ट जिसको नहीं कर रहा, आप एंटीबॉडीज डालेंगे पर खून अपने आप के अंदर सेप्टिसीमिया हो रही है, क्या होगा? ऐसा केस अगर 10-12 दिन में, तो जो व्यक्ति ड्रेसिंग करने आ रहा था, वो मेरे से कहता है यार पंकज जी ये किया क्या आप लोगों ने? ये वाली चीज़ क्या कर दी ये? ये अपने सामने ऐसी चीज़ें देखी हैं भई अपन ने, और ऐसी चीज़ें हम देखते हैं। बहुत-बहुत फैक्टर्स हैं इसमें। आप ये नहीं कह सकते यही वाली एक चीज़ या यही वाली ये, ऐसे नहीं। तो होम्योपैथी में तो ऐसा सच कुछ है ही नहीं। जितनी आप ज़्यादा हायर पोटेंसी के ऊपर 1 लाख बार आप उस बूँद को निकाल के एक के अंदर डालो तो क्या बचेगा उसमें? तो यही कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि हैनमैन को अपने विचार पैरासेल्सस और गुह्य विज्ञानों से प्राप्त हुए। तो इसके अंदर भी ये जो पद्धति है वास्तव में तो इंडियन है ये, इन्होंने कहा वहाँ हो गई, ये हो गई। ये मूल विचार तो जब गए ही सारे यहाँ से, तो विचार तो गए ही इंडिया से। डीएनए टेस्ट करके अब उन्होंने कह दिया कि मनुष्य जाति या कहीं भी कोई जातियाँ हैं, तो पहले तो अफ्रीका से आई, फिर बाद में यहाँ से इंडिया से होके निकली। तो सारों का वैदिक ओरिजिन है भई। सारे के सारे डीएनए टेस्ट करोगे तो यहीं आके मिलेंगे, भारत के मिलेंगे, और कहीं के है ही नहीं। तो और विचार जाएगा कहाँ से? और चीज़ें जाएँगी कहाँ से? परंतु इसे स्वीकार करने की उसे परवाह नहीं थी। और उसके बाद इसका विकास एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में ख्याति के द्वारा अतिशय प्रभावित रहा, और इस कारण इसने एक गलत दिशा ले ली, कम से कम एक अंश में। शायद स्वयं स्वयं हैनमैन को भी वास्तव में यह समझ नहीं थी कि किसी दूसरे से उसने क्या ग्रहण कर लिया है और इसमें कौन से वास्तविक तत्व निहित हैं। पर कम से कम यह उस क्रूरता और हिंसा के कलंक से मुक्त है, और ये वास्तव में ही बड़ी बात है। ये कह रहे हैं इतना होना भी ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं कुछ-कुछ आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ये चर्चा, ये एटलीस्ट हम थोड़ा कॉन्शियस हों
अपने अंदर की जो डीपर चीजें हैं उनके विषय में, और ये जो इतना बड़ा फॉल्सहुड फैला हुआ है, इससे अपने आप को तो थोड़ा बचाएं। कल इसको, और ये जो अफोरिज्म है ये पकड़ते हैं। अब ये चर्चा देखिए किस तरीके से क्या होती है, ये तो क्योंकि आपके लिए एक नई है ये। मैं तो इसको यहाँ इस विषय में पढ़ता भी हूँ, और हम हर सप्ताह रिव्यू करते हैं बुधवार को। तो यहाँ आयुर्वेद के जो हमारे वैद्य जी हैं, मैं हूँ, हमारे अंकल जी चंद्र प्रकाश जी हैं, हम 3-4-5 जने जो हैं, वो बैठ के कि इस सप्ताह क्या रहा, आगे क्या प्रिपरेशन करना है आयुर्वेद में, और कौन सी दूसरी चीज करनी चाहिए। प्रोक्योरमेंट सारा मैं करता हूँ कि कौन सा जो घटक है, कौन सी औषधि है, वो बेस्ट कहाँ से मिल सकता है, कैसे तैयार किया जा सकता है। तो हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। हीलिंग की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में एक्यूप्रेशर है, फिजियोथेरेपी है, होम्योपैथी है। इसमें और भी कोई यदि व्यक्ति आए जिसको आत्म उत्थान की बात हो, क्योंकि यदि खाली पैसा कमाना उद्देश्य हो तो आपकी पैथी चाहे अब कितनी बढ़िया हो, आपका संपर्क मात्र ही है वो तकलीफदायक है। और यदि आप गुडविल वाले व्यक्ति हो, तो इसीलिए किसी ऋषि के पास या किसी ऐसे के पास जाते हो, वो अपने धुने में से भभूत भी निकाल के दे देगा, तो आपके लिए तो वो इतनी चमत्कारी दवाई है। तो ये सारी चीजें हैं। हेल्थ एक ऐसी चीज है, इतना वास्ट फील्ड है, जितनी कि आपकी आध्यात्मिकता है, उससे छोटा फील्ड नहीं है ये। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी का ही तो अंग है भई ये, इसलिए उससे छोटा कैसे हो सकता है। और इतनी फॉल्सहुड है इसके अंदर, इतना जबरदस्त है ये कैसे बताया जाए, ये टूटता ही नहीं है। पर ये इससे तो कम से कम हम बाहर निकल सकते हैं। एक आध वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, और धीरे धीरे आप उसको एक्चुअल में समझ के इसके ऊपर जैसे वो एक डॉक्टर हेगड़े करके है, वो इसके ऊपर कुछ बोलता है। फिर ये विश्वरूप राय चौधरी है, वो अभी कुछ बोलता है। हालांकि जो फंडामेंटल अप्रोच जो उसका इवान इलिच का है, वो तो इनमें किसी में भी मेरे को नहीं लगता कि, या ये भी अपनी प्रेरणा उसी से लेते होंगे, मैं नहीं जानता। इनकी भाषा तो हमको समझ में आ जाएगी, मैं जो कह रहा हूं उनकी तो। ऐसे कई ये हैं, कई हैं जो अल्टरनेटिव की बात करते हैं, उनकी तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। वो वाली तो बड़े फंडामेंटल की बात करता है, वो समझ में ही नहीं आती वो कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि हमने न तो अपनी डीपर साइकोलॉजी को समझा, न बाहर की चीज को समझा। तो अच्छे भले आध्यात्मिक लोग भी हैं, उनको कोई समझ नहीं है इसकी, कुछ भी समझ नहीं है उनको कि हो क्या रहा है इसके साथ। कल इसको और आगे लेते हैं, ठीक है रविकांत जी? जी ठीक है, ठीक है जी। हाँ ठीक है विवेक। इसमें आपके यदि प्रश्न हो ना, वो आप थोड़े से फ्रेम करना, और कुछ मैं वीडियोस वगैरह आपके साथ यदि मेरे को मिल पाए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें आप ये देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि वो भी उनका दृष्टिकोण कोई गहरा नहीं है, जो मां श्री अरविंद का दृष्टिकोण है वैसा तो किसी का भी नहीं है। एक जना वैसी बात नहीं करता जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं। इन्होंने तो कह दिया, ये मानिए कि फाइनल बात कह दी आपकी। तो इस विषय में क्योंकि ये एक मौका है, तो 31वें में तो कह ही रखा है। माँ ने हीलिंग के संबंध में, शरीर के संबंध में बहुत कुछ कह रखा है। और जोरदार बात है, ये सारा पढ़ के भी हमारी चेतना में विश्वास नहीं बैठता, मानते हैं ही नहीं। क्योंकि शरीर को हम स्थूल मानते हैं, इस तरीके का मानते हैं, जबकि ये ऐसा है ही नहीं। अगर आप इसको ऐसा मानोगे तब तो ऐसी पद्धति काम में लेनी ही पड़ेगी। और जब आप ये समझोगे कि ये आपके ही चेतना का एक्सटेंशन है, तो फिर आपकी डीलिंग में फर्क आ जाएगा। नहीं तो स्थूल चीज के साथ तो स्थूल तरीके का व्यवहार करोगे। शिक्षा में यदि बच्चे को स्थूल मान लिया तो वैसा ही व्यवहार करोगे आप, उससे अलग कैसे करोगे। और यदि आप ये सोचते हो कि ये अंतरात्मा है, तो शिक्षा बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। ठीक है शब्या जी, यहां हम इसको विराम देते हैं, और कल इसको और ले लेते हैं इससे आगे से। जय श्री राम। जय श्री राम।